तो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी सेट 3 का क्लास 12 का मॉडल सेट जो जैक ने जारी किया है उसका, और टर्म 2 का। ठीक है, तो सेट 2 तक मैं कंप्लीट कर चुका हूं। तो इस वीडियो में हम लोग सेट 3 को देखेंगे कंप्लीट। पूरा ट्यूटोरियल रहेगा आपके लिए। 19 क्वेश्चन का पूरा फुल डिटेल्स सॉल्यूशन में दूंगा। और आपका एक क्वेश्चन से हो सकता है कि आने वाले बोर्ड के एग्जाम, 12th बोर्ड के एग्जाम में भी आपका हेल्प हो जाएगा। ठीक है, और मॉडल सेट को तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मॉडल सेट से भी बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो जैक ने बहुत ही सोच समझ कर मॉडल सेट को बनाया है, और इसी आधार पे आप लोग का पूरा एग्जाम होगा। ठीक है, तो कंप्लीट देख सकते हैं सेट 3। आज हम लोग सॉल्यूशन सेट 3 का करेंगे। ठीक है, 35 मार्क्स का है। तो पहला क्वेश्चन है, परिवहन को परिभाषित करें। तो इसका आंसर है कि यात्रियों और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना या ले जाना परिवहन कहलाता है। परिवहन के 3 मुख्य साधन हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। तो जनसंख्या घनत्व क्या है कि प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं हम लोग? कुल जनसंख्या बट्टे कुल क्षेत्रफल। जो जनसंख्या हम लोग निकालने वाले हैं उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या, ठीक है, प्रति इकाई किलोमीटर के क्षेत्रफल की जनसंख्या और वहाँ का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, कंप्लीट आपका ये रहेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक मुख्य प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, बाढ़ जो है वह मुख्य प्राकृतिक आपदा है। यह मुख्यतः मानसून के अधिक भयावह रूप ले लेने से होता है। इस स्थिति में बहुत से क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं और विशाल पैमाने पर जन धन की क्षति होती है। अब बाढ़ के क्या हानि है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो जन धन की क्षति होती है, जलवायु में काफी परिवर्तन आता है, कृषि अवसंरचना में बाधा आता है, उसके बाद तकनीक में खराबी और जल जमा हो जाएगा। बाढ़ की स्थिति से जल जमा हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका 4th नंबर, मानव प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो मानव एक स्थान पर रहने वाली जनसंख्या जब किसी खास उद्देश्य से दूसरे जगह पर जाकर बसने लगती है तो उस स्थिति को प्रवास कहा जाता है। प्रवास के क्या क्या उद्देश्य हैं? शिक्षा, नौकरी, पढ़ाई, ठीक है, मजदूरी, बेरोजगारी इत्यादि, और अन्य कारण हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कारण हो सकते हैं, जिसके कारण मानव जो है वो प्रवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल क्या है? तो वैसी फसल ऋतु जो जून जुलाई से शुरू होकर सितंबर अक्टूबर तक चलती है उसे खरीफ फसल ऋतु कहा जाता है। इस फसल ऋतु में मुख्यतः कपास, चावल, जूट, ज्वार, बाजरा इत्यादि की खेती की जाती है। नेक्स्ट है, यह फसल ऋतु मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ ही शुरू होता है और पूरे मानसून भर चलता है। तो खरीफ फसल ऋतु जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के आसपास से शुरू होता है और पूरे मानसून भर में चलता है ये। नेक्स्ट है, साक्षरता से आप क्या समझते हैं? तो 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे जो किसी भी भाषा में पढ़ सकता है, लिख सकता है और बोल सकता है उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर जो है 68.90% है, और भारत में केरल सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। ठीक है, 6 नंबर कंप्लीट है। 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर में है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है? तो आप जानते हैं कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली 6 लेन की महाराजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग कहलाती है। इसके मुख्यतः 2 गलियारे हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक आता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, और पूर्व पश्चिम गलियारा जो असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक जाता है। तो आपका यहाँ पर क्या है? JNK है, इधर कन्याकुमारी है, और यहाँ पर आपका है सिलचर। ठीक है, सिलचर, और साइड में यहाँ गुजरात में पोरबंदर। तो ये पूरा एरिया को जोड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। अब इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? इसके उद्देश्य हैं भारत के मेगा सिटी के मध्य दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना। यह NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी आइडेंटिफिकेशन के अधिकार में है। तो देख सकते हैं ये पूरा फिगर। ठीक है, ये पूरा फिगर भारत के पूर्वी एरिया, असम से सिलचर और गुजरात के पोरबंदर, और
जम्मू के श्रीनगर से और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जोड़ता है। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, जो मुख्यतः दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और गुजरात को जोड़ती है। नेक्स्ट है परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करें। तो वैसे संसाधन जो भविष्य के लिए नहीं बने हैं और जो आने वाले समयों में खत्म हो सकते हैं, उन्हें परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। इसलिए इनका उपयोग आवश्यक भर ही किया जाना चाहिए। अत्यधिक दोहन से ये संसाधन खत्म हो सकते हैं। उदाहरण क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इन संसाधनों का पर्यावरण पर काफी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है इन्हें ऊर्जा, और इसी में है कि इन्हें ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। नेक्स्ट 9 नंबर है भारत में कृषि की मुख्य समस्याओं का वर्णन करें। तो देख सकते हैं सेट 1, 2 और 3 तीनों में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग को तैयार कर लेना बहुत ही जरूरी है। 5 नंबर के क्वेश्चन इससे आएंगे, ठीक है, 5 नंबर के सवाल आएंगे इससे। तो भारत में कृषि की प्रमुख समस्याएं इस प्रकार है। मानसून पर काफ़ी ज़्यादा निर्भरता है यहाँ की कृषि। उसके बाद यहाँ पर निम्न उत्पादकता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है बहुत कम है। उसके बाद है वित्तीय संसाधनों की कमी, आधुनिकीकरण का अभाव, ऋणग्रस्तता। किसान जो है वो ऋण के बोझ में है अभी भी। भूमि सुधार में काफ़ी ज़्यादा कमी है इंडिया में, जिसके कारण कृषि की समस्या बहुत ही विकराल रूप ले चुकी है। फिर है प्रभावी नीतियों का अभाव। नेक्स्ट है अल्प बेरोजगारी, छोटे किसान का होना, वाणिज्यीकरण का अभाव और कृषि योग भूमि का निम्नीकरण। जो कृषि योग भूमि है उसका निम्नीकरण लगातार हो चुका है, डिप्लेशन हो रहा है। नेक्स्ट है प्रवास के परिणाम क्या क्या हैं। तो देखिए इसको प्रवास के निम्न परिणाम है। जनसंख्या का दबाव, जब एक स्थान से प्रवास करके व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाता है तो उस स्थान पर जनसंख्या का काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है। फिर है मलिन बस्तियों का प्रादुर्भाव, जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो मलिन बस्तियाँ बहुत ही जरूर से आएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि मुंबई में बहुत ही झुग्गी झोपड़ी और मलिन बस्तियाँ हैं। फिर है अवसरों में कमी, फिर खाद्यान्न संकट, जब एक जगह पर जनसंख्या जमा हो जाएगी तो खाद्यान्न संकट बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न होगा। फिर बेरोजगारी, बीमारी बढ़ेगी इससे, और क्षेत्रीय विकास नहीं बढ़ पाएगा। रीजनल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है पर्यावरण पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक जगह पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी तो वो ज़्यादा पर्यावरण को दूषित करेगी। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है कि नदियों के पानी को रोककर, ठीक है, नदियों के पानी को रोककर उन पर बांध बनाकर उनका विभिन्न विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग करना बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या क्या है? सिंचाई, सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य होता है सिंचाई, बाढ़ पर नियंत्रण, जल एवं मृदा का संरक्षण, जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, जल परिवहन का विकास होगा। फिर पर्यटन का विकास हो सकता है, इससे मत्स्य पालन किया जा सकता है, और औद्योगिक विकास, ठीक है। फिर देख लेते हैं हम लोग कि कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो एक दामोदर घाटी परियोजना है, ठीक है, डीवीसी जिसको बोलते हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। उसके बाद भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना और रिहंद बांध परियोजना। ये मुख्य मुख्य परियोजनाएं हैं। ऐसे तो बहुत सारी परियोजनाएं, पर आप अगर 2-3 मुख्य परियोजनाओं के नाम दे देंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं। फिर रेल परिवहन की समस्याओं का वर्णन करें। तो रेल परिवहन की निम्न समस्याएं हैं, ठीक है। फर्स्ट में है मरुस्थलीय एवं दलदली क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा सकता है, उपयोग नहीं किया जा सकता है। फिर पहाड़ी क्षेत्रों पर इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। फिर पुराना संरचनात्मक ढांचा, अभी भी जो रेल परिवहन है जो पुराना संरचनात्मक टाइप के ढांचा में चल रही है। फिर रेल परिवहन जो है वो अधिक खर्चीला है, इसमें सामानों का चोरी भी किया जा सकता है, पटरी वगैरह से बहुत सारे सामान चुरा ली जाती है। फिर रेल परिवहन की वजह से दुर्घटना में बढ़ोतरी हो रही, क्योंकि लोग आत्महत्या करने के लिए रेल परिवहन को अच्छा साधन समझते हैं। फिर अब प्राकृतिक आपदा के समय रेल परिवहन जो है वो बाधित रहेगा, और इसमें एक और मुख्य समस्या क्या है कि ट्रैक जो है वो काफ़ी धंस जाती है और एक्सीडेंट होने की काफ़ी संभावना रहती है। उसके बाद बिना टिकट का यात्रा किया जाता है बहुत, और गंदगी का फैलाना। रेल परिवहन के तो सारे चीज़ों को
व्यक्ति जो है, पैसेंजर जो, वो सरकार का सामान समझते हैं और पूरा कचरा करके रख देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये गंदगी का फैलाना भी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है रेल समस्या का। नेक्स्ट है, किसी देश के औद्योगिक विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या महत्व है? तो लोहा इस्पात उद्योग जो है औद्योगिक विकास की रीढ़ है और यह एक आधारभूत उद्योग है। लगभग छोटे बड़े सभी उद्योगों में लोहा का उपयोग किया जाता है और सभी उद्योग लोहा इस्पात पर निर्भर कर रहते हैं। यह अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराता है। इन सभी कार्यों के लिए ही लोहा इस्पात का औद्योगिक जगत में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और यह औद्योगिक विकास का एक रीढ़ भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण एवं प्रदूषक में अंतर। तो एक साइड आप लोग प्रदूषण लिखेंगे और दूसरे साइड में प्रदूषक लिखेंगे, ठीक है। तो प्रदूषण में हम लोग लिखेंगे कि मानवीय क्रियाकलाप से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों से कुछ पदार्थ तथा ऊर्जा मुक्त किया जाता है जिससे प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन होता है, उसे प्रदूषण कहते हैं। और प्रदूषक में होगा कि इन सभी कार्यों, मतलब प्रदूषण के जो कार्य हैं उन सभी को फैलाने वाले जो कारक होते हैं उनको प्रदूषक कहा जाता है। उदाहरण अपशिष्ट पदार्थ का आप लोग दे देंगे। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण के प्रमुख कारक क्या क्या हैं? तो जल प्रदूषण, ठीक है। सबसे पहले जल प्रदूषण को देखेंगे। तो जल प्रदूषण का अर्थ है पानी में अवांछित तथा घातक तत्वों की उपस्थिति से पानी का दूषित हो जाना, जिससे कि वह पीने योग्य नहीं रहता है। इसके क्या क्या कारण हैं? इसके कारण हैं उद्योग, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो उद्योग है। फिर अपशिष्टों का जल में विसर्जन, कृषि कार्य में उपयोग होने वाले रसायनों तथा खादों का प्रयोग, गंदे नालों सीवरों के पानी का नदी में विसर्जित करना, डीडीटी बीएससी आदि का छिड़काव करने से जल का प्रदूषण होना, ये मुख्य कारण है। उसके बाद 16 नंबर के, भारत में कोयला के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। तो कोयला, ठीक है। सबसे पहले कोयला का हम लोग डेफिनेशन देंगे कि कोयला क्या है। तो कोयला भारत का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। इसका देश के सकल वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति में 70% का हिस्सा है। यह एक जीवाश्म ईंधन है जिसे काला सोना कहा जाता है। तो कोयला को क्या कहा जाता है? काला सोना। कोयला के मुख्य प्रकार क्या क्या हैं? तो एंथ्रासाइड जो सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है जिसमें 80 से 90% कार्बन पाया जाता है। सेकेंड है बिटुमिनस जिसमें 60 से 80% कार्बन का मात्रा पाया जाता है। थर्ड है लिग्नाइट जिसमें कि 40 से 60% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और चौथा सबसे निम्न कोटि का जो कोयला है वो है पीट, ठीक है। तो पीट में 40% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अब देखेंगे कोयला का उत्पादन, ठीक है। तो 2017-18 में कोल इंडिया लिमिटेड ने 567.366 मिलियन टन, मतलब 84%, और SCHL ने 62.010 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। अब कोयला का वितरण का स्थान देख लेंगे हम लोग। कोयले का वितरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोयले का वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है पूरे भारत पे? देख सकते हैं, मैंने मैप बनाया हुआ है। अब मैप बना के पूरा दर्शा दिया है, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया पश्चिम बंगाल वाला एरिया जिसमें कि रानीगंज और दार्जिलिंग में कोयला उपजाया जाता है, कोयला का उत्पादन होता है। फिर ये जो एरिया रेड वाला, ये है झारखंड। तो झारखंड में कहाँ कहाँ? झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ और डाल्टनगंज। ये उड़ीसा का एरिया, उड़ीसा में तलचर कोयला क्षेत्र है। फिर है आपका एमपी में भी है। छत्तीसगढ़ में सिंगरौली, कोरबा, उमरिया कोयला क्षेत्र। आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये मुख्य भारत के मुख्य कोयला क्षेत्र हैं। पूरा भारत के मुख्य 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 कोयला क्षेत्र हैं। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। तो जनसंख्या वितरण क्या होता है कि जिस भूमि पर जनसंख्या कैसी किस किस प्रकार की वितरित है उसे जनसंख्या का वितरण कहते हैं। तो उसका फैक्टर क्या क्या है? तो सबसे फर्स्ट में है भूमि विन्यास, ठीक है। भूमि पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है पूरा जनसंख्या। भूमि जिस प्रकार की रहेगी जनसंख्या वहाँ पर वैसा बसावट होगा जनसंख्या का। फिर है जल की उपलब्धता, जलवायु, परिवहन जाल, मार्केट, नगरीकरण और अन्य आधारभूत सुविधाएं। ये मुख्य कारण हैं। मुख्य 6-7 कारण हैं जो जनसंख्या वितरण के लिए प्रभावी हैं। नेक्स्ट है, भारत में चाय के अनुकूल भौतिक दशा एवं वितरण का वर्णन करें। तो चाय क्या है इसको देख सकते हैं आप लोग। चाय एक मुख्य रोपण कृषि है। चाय पेय पदार्थ के रूप में उपयोग होता है। चाय के पत्तियों में कैफीन और टैनिन पाया जाता है। चाय जो है कम ताप वाले क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है। अनुकूल दशाएं क्या क्या है? तापमान, चाय के लिए जो है 24 से 30 डिग्री सेल्सियस का उच्च तापमान चाहिए। चाय के लिए
150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। मिट्टी जो है चाय के लिए हरी एवं गंधक वाली मिट्टी चाहिए। और क्षेत्र कैसा होना चाहिए? ढलानी क्षेत्र होना चाहिए। इसलिए असम, दार्जिलिंग वगैरह में चाय की खेती ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है इसी में कि चाय का वितरण क्षेत्र। ठीक है, चाय वितरण क्षेत्र कहाँ कहाँ है? चाय जो उपजाया जाता है वो आपका असम का क्षेत्र है। असम का क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी और सुरमा घाटी में। और नेक्स्ट है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक और केरला। कुछ कुछ एरिया जो है वो जम्मू कश्मीर के आसपास में भी, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्न नदियों को भारत के मानचित्र पर रेखांकित कीजिए। तो जो नदियां दी हुई है उसको आपको रेखांकित करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं आपकी सबसे फर्स्ट नदी जो है वो नर्मदा नदी है अमरकंटक में। तो नर्मदा नदी कहाँ बह रही है? ये जो बह रही है ये है नर्मदा नदी। ठीक है, जो अमरकंटक से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, बंगाल में। उसके बाद है गोदावरी। तो गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये यहाँ से निकल कर यहाँ पर बह रही है। उसके बाद गंगा। तो गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है और कंप्लीट आकर यहाँ बहती है। उसके बाद कावेरी। कावेरी जो है वो यहाँ बह रही है। और महानदी जो है वो उड़ीसा साइड में बहती है महानदी। तो आज हम लोग कंप्लीट जो है सेट 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे सेट 4 को लेकर। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए और मेहनत करते रहिए। और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है पूरा वीडियो बनाने में। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।